हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज मैं आप सभी से जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, वो मैं आप सभी से जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 20। और ये जो आर्टिकल है वो ऑफेंसेस के, क्रिमिनल ऑफेंसेस के कन्विक्शन के रिगार्डिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। और ये जो है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो इसके बारे में जो है वो बताया गया है। ये मतलब ये जो आर्टिकल 20 है वो आपके पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। इसमें उसी में जो है वो ये दिया गया है। तो इसमें जो है वो 3 क्लॉजेज हैं बेसिकली। तो फर्स्ट क्लॉज जो है वो इसका वो है रिगार्डिंग एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। और सेकेंड जो क्लॉज है वो है आपके रिगार्डिंग डबल जोबार्डी का सिद्धांत जो है वो उसके रिगार्डिंग है आपका सेकेंड क्लॉज। और जो थर्ड है वो है आपके सेल्फ इंक्रिमिनेशन के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो 3 क्लॉजेज है बेसिकली इसमें। तो अब मैं देरी ना करते हुए इससे सबसे पहले इसके सबसे फर्स्ट क्लॉज के बारे में आपसे जो है वो मैं चर्चा करता हूँ। ये जो है इसका फर्स्ट क्लॉज जो है वो आपके एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के रिगार्डिंग बोल रहा है। अभी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है? तो जब भी हमारे कंट्री में कोई भी क्रिमिनल लॉ बनता है या कोई भी क्रिमिनल एक्ट जो है वो पास होता है, तो उसके रिगार्डिंग ये बात बोली गई है कि उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मान लो जैसे कि आपने कोई ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, और आज उस ऑफेंस की जो सज़ा है वो 5 साल है। तो आपको जो है वो आज के हिसाब से आप गवर्न होंगे, मतलब कि 5 साल तक की ही सज़ा आपको मिल सकती है। अगर मान लो जैसे कल को कोई अमेंडमेंट होता है उस लॉ में और उसकी जो पनिशमेंट है वो 5 साल से 8 साल हो जाती है, पर आप पर जो है वो लागू नहीं होगा। आप पर जो है वो आज वाला ही लागू होगा, 5 साल वाला, क्योंकि उसका जो वो जो अमेंडमेंट है उसका जो इफेक्ट है वो प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट आस्पेक्ट। इसका सेकेंड आस्पेक्ट क्या बोल रहा है? इसका सेकेंड आस्पेक्ट ये बोल रहा है कि मान लो आज आपने कोई एक्ट किया और आज के टाइम पे वो ऑफेंस नहीं है, ठीक है, पर कल को ऐसा होता है कि उस एक्ट के रिगार्डिंग कोई पार्लियामेंट लॉ लेके आ जाती है और उसको ऑफेंस करार कर दिया जाता है, पर आप पर जो है वो कोई ट्रायल नहीं चल सकेगा, क्योंकि 20 क्लॉज 1 जो है वो बार करता है। वो ये बोलता है कि जितने भी लॉज होंगे उसका जो इफेक्ट होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा वो, ठीक है। ये है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब। तो इसके रिगार्डिंग आपके जो है 2 केसेस हैं, आप लिख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसमें यही बात बोली गई थी जो मैंने आपसे बात की कि इसमें बात ये हुआ था कि कोई पर्सन है उसके खिलाफ जो है कोई ट्रायल चला था और हुआ ये था कि उस पर्सन को सज़ा मिली थी और साथ में कुछ फ़ाइन का प्रावधान था। पर ये हुआ था कि जब ट्रायल के ख़त्म होते होते उस लॉ में कोई अमेंडमेंट हुआ था और वो जो फ़ाइन है वो जो है वो डबल कर दिया गया था। तो इस पर्सन ने जो है वो चैलेंज किया था और उस डिसीजन को, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब ने जो है उस पर्सन को जो है वो उस बाद में जो उसमें अमेंडमेंट हुई उस हिसाब से जो है उस पर्सन को जो है वो फ़ाइन लगाया था। तो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि ये जो लॉज है उनका जो है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। और दूसरा जो है वो रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है इसमें थोड़ा हटके कुछ बात बोली गई है। इसमें ये बोला गया है कि अगर ऐसा कोई लॉ आता है जो एक्यूज के फेवर में है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये बात बोली गई है कि वो जो लॉ होगा ना वो वैलिड होगा, मतलब उसका जो है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो हो गया होगा, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होगा, क्योंकि वो जो लॉ जो आया है वो जो एक्यूज के फेवर में जो है वो आया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ, आप उसको ये मोटा मोटा कह सकते हैं कि ये जो आर्टिकल 20 जो है वो एक्यूज के फेवर में ही है, मतलब क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक्यूज के रिगार्डिंग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा राइट्स जो है वो दिए गए हैं, चाहे वो आर्टिकल 20 में दिए गए होंगे, चाहे वो आर्टिकल 21 में दिए गए होंगे, चाहे वो आर्टिकल 22 में दिए गए होंगे, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल में तो मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स है जो एक्यूज के हैं, ठीक है, वो जो है उनके बारे में जो है वो बताया गया है। अब मैं आता हूँ इसके दूसरे इम्पॉर्टेंट क्लॉज में, उसका है आर्टिकल 20 क्लॉज 2, और ये जो है वो डबल जोबार्डी का सिद्धांत है,
ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन, मतलब कि एक ही ऑफेंस के रिगार्डिंग जो है उसको दो बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती, वो ये बोल रहा है। इसमें एक लीगल मैगजिम है, वो आप लिख लीजिए, नेमो डेबिट बिस वेक्सरी, ठीक है, ये जो है इसका लीगल मैगजिम है। और अगर आप इसको कोरिलेट करेंगे तो आप इसको जो है सेक्शन 300 ऑफ CRPC से भी इसको पढ़ सकते हो। उसमें बोला है कि ऑट्रिफिस एक्विट और ऑट्रिफिस कन्विक्ट, वहाँ पे वो है लीगल मैगजिम जो है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है वो बेसिकली ये बात बोल रहा है कि किसी भी पर्सन को जो है सेम ऑफेंस के रिगार्डिंग जो है वो दो बार ट्रायल नहीं हो सकती और दो बार जो है उसको पनिशमेंट नहीं हो सकती। पर अगर मान लो ऐसा कोई ऑफेंस है जो डिफरेंट ऑफेंस है, ठीक है, और वो जो है वो साथ में जो है वो कमिट हुए हैं, पर वो जो है वो डिफरेंट है, मतलब कि वो उस टाइम पे न्यायालय के ध्यान पे नहीं था, पर वो भी जो है एक ऑफेंस जो चार्ज जो है वो बनता था, पर उसमें जो है वो उस टाइम पे उसको जो है वो चार्ज नहीं लगा उस पर्सन पे, पर उसके रिगार्डिंग जो है वो चार्ज चलेगा भी, वो ट्रायल चलेगा भी, और वो जो है पर्सन जो है वो कन्विक्ट भी होगा या एक्विट होगा, जो भी होगा, मतलब उस पर जो है वो ट्रायल चलेगा। मतलब अब मेरे बोलने का ये मतलब है यहाँ पे कि सेम ऑफेंस के रिगार्डिंग दो बार पनिशमेंट नहीं होगी, पर अगर कोई डिफरेंट ऑफेंस बन रहा होगा और डिफरेंट चार्जेस बन रहे होंगे, उसके रिगार्डिंग 20 क्लॉज 2 कुछ नहीं कह रहा है, उसके रिगार्डिंग जो है वो ट्रायल भी चल सकता है, एक्विट या कन्विक्ट जो भी होगा वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये बात है 20 क्लॉज 2 का। ये इसको जो है आप आर्टिकल आर्टिकल मैं क्या बोल रहा हूँ, सेक्शन 300 ऑफ CRPC के साथ भी जो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें अब मैं अगर केस लॉ में बता दूँ, आप लिख लीजिए, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये है इसमें इम्पॉर्टेंट केस लॉ जो है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं इसके थर्ड इम्पॉर्टेंट सब क्लॉज में आता हूँ। तो उसका ना जो मैंने आपको मेन जो है वो बताया था कि सेल्फ इनक्रिमिनेशन का सिद्धांत जो है, ठीक है। तो इसको अगर आप देखेंगे सेल्फ इनक्रिमिनेशन के, तो इसके बारे में जो है आप 161 क्लॉज 2 CRPC में भी जो है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आपस में कोरिलेट है, ठीक है, मतलब क्योंकि एक्चुअली आर्टिकल्स का ऐसा है ना और लॉज का ऐसा है कि जो भी जितनी भी हमारी कंट्री में लॉज बनते हैं ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनते हैं, और अगर कोई भी जो लॉ है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी फंडामेंटल राइट को या किसी भी आर्टिकल को वॉयलेट कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग जो है वो चैलेंज हो सकता है और उसको नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ इसके थर्ड उसमें। तो इसमें ये इसका थर्ड सब क्लॉज ये बोल रहा है कि नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब कि आप किसी भी पर्सन को जो है वो आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने ही खिलाफ जो है वो विटनेस बने और अपने ही खिलाफ जो है वो जाके गवाही दे, ठीक है। तो ये बात जो है आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बोल रहा है, ये सेल्फ इनक्रिमिनेशन का सिद्धांत है। तो इसके रिगार्डिंग आप इसको जो है 161 क्लॉज 2 CRPC के साथ जो है वो आपको कोरिलेट इसको जो है आप कर सकते हैं। उसमें भी वहाँ पे भी यही बोला गया है, ठीक है, कि जब भी मतलब आप वो पुलिस आपको बुलाएगी और आपका जब भी मतलब आपका बयान होगा तो मतलब उसके रिगार्डिंग कि अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ऐसी कोई बात वो आपसे पूछ रहे हैं जिसके खिलाफ आपको लग रहा है कि ये मेरे खिलाफ जो है वो यूज़ हो सकता है न्यायालय में जाके, तो उसको जो है आप साइलेंट रहने का जो है आपके पास अधिकार है, ठीक है। तो इसके खिलाफ इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये केस है। इसमें ये जो केस है वो मैंने तो एविडेंस में भी पढ़ा था और CRPC में भी पढ़ा था, और अभी जो है मैं 20 क्लॉज 3 की आर्टिकल की जब बात आई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें भी मैं पढ़ रहा हूँ। इसका नाम है नंदनी शतपथी वर्सेस PL दामी का जो ये केस है, ठीक है। तो नंदनी शतपथी वर्सेस PL दामी के केस में ये हुआ था कि इसमें जो है एक्यूज के खिलाफ जो है वो करप्शन के चार्जेस जो है वो लगे थे, और एक्यूज को जो है वो पुलिस ने थाने में बुलाकर ये बोला था कि एक लिस्ट दे दी थी और उनसे जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक्यूज ने जो है अपने यहाँ पे 20 क्लॉज 3 जो आर्टिकल है उसका जो है वो यूज़ किया था, पर पुलिस वालों ने जो है उस पर सेक्शन 179 IPC का जो है वो ऑफेंस बना दिया था। तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये बात बोली थी कि जो एक्यूज है उसके पास जो है वो साइलेंट रहने का राइट है, क्योंकि जहाँ भी उसको लग रहा है कि भाई कोई भी जो चीज़ है वो ऐसी कोई बात उससे पूछी जा रही है जो उसी के खिलाफ जो है वो जाके यूज़ होनी है, तो उसके खिलाफ जो है वो एक्यूज जो है वो चुप रह सकता है, ठीक है। तो ये है PL दामी नंदनी शतपथी वर्सेस PL दामी का जो ये केस है, ठीक है। तो अब मैंने आपको जो है ये इस आर्टिकल की सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी, जो मोटी मोटी और बिल्कुल ब्रीफ में मैंने आपको बताया, ठीक है। पहला जो है आर्टिकल
20 क्लॉज 1 वो आपका बता रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में, सेकंड जो है वो आपका बता रहा है आपका डबल जोबार्डी के बारे में, और थर्ड जो है वो आपका बता रहा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मैं किसी और चीज़ के बारे में किसी और टॉपिक के बारे में लेकर आऊँगा और आपसे बात करूँगा। थैंक यू सो मच।